हे हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वेदांत बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे मुझे। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में। अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ध्यान होता है, लोअर बॉटनी, लोअर ज़ूलॉजी और भी तमाम तरह के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पीजीटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम देते हैं और ऐसे टॉपिक के ऊपर ही लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। बट जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभार ऐसे यूनिट से पूछ लिए जाते हैं जो शायद अनएक्सेप्टेबल होते हैं। उसी तरह से एक अनएक्सेप्टेबल बहुत ही अंडररेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इकोनॉमिक बॉटनी को लेकर के। और ये केवल पीजीटी के एग्ज़ाम के ही नहीं या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, ये आपको जनरल हर तरह के एग्ज़ाम में ये सवाल बन जाते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर देखिए, बेसिकली हम लोग उन सभी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं जिन प्लांट से ह्यूमन की इकोनॉमी होती है, ग्रोथ होती है, ह्यूमन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे प्लांट को हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर रखते हैं और उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। इससे हमें लाभ ये मिलता है कि हमें पता होता है कि कौन सा प्लांट इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी है, हमें उसे बचा करके रखना चाहिए, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू कितनी है और उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है या उसके फ्रूट की है, सीड की है, किसकी है, ये उसको कैसा टेम्परेचर पसंद है, ये तो इस तरीके से हमें अगर ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक बॉटनी में पता होंगी तो हम एक सही जगह पे जो प्लांट लगा करके हमें इनकम कमानी है, हम उस तरह की चीज़ों को कमा लेते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक बॉटनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको स्पाइसेस और मेडिसिनल प्लांट की लिस्ट मिल जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जामिनेशन और आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर की एग्जामिनेशन के लिए। तो आप उस वीडियो को जा करके एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वो भी चीज़ें समझ में आ जाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट के बारे में। फाइबर, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके कपड़े से लेकर के आपके घरों के पर्दे, आपकी चटाइयाँ, आपके बिस्तर की बेडशीट, आपके जीन्स, आपकी कैप, हर चीज़ जो होती है वो बेसिकली फाइबर से ही बनी हुई है। और ये फाइबर जो आप पहनते हैं इसमें बेसिकली कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें आपके थैले की, आप जिस बोरे में जिसमें गेहूं और चावल लेकर के आते हैं उसकी, तो वो सभी भी फाइबर के ही बने होते हैं। बस ये फाइबर कुछ अलग क्वालिटी का होता है, वो फाइबर कुछ अलग क्वालिटी का होता है। रस्सियां बनने वाले जो फाइबर होते हैं वो अलग क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे इसी तरीके के डिफरेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये जो फाइबर यील्डिंग प्लांट है इनके लिए एक सही टेम्परेचर क्या है, किस एरिया में इंडिया के और अदर कंट्रीज़ के किस एरिया में कितने ज़्यादा उगते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या उगता है। आइए चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। साथ में बात करेंगे कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके प्लांट पार्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, इन प्लांट के किस पार्ट का इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने आज इस फाइबर प्लांट में जो सबसे पहला प्लांट लिया हुआ है वो हमारा अपना कॉटन है। कॉटन, आप सभी को पता है कि हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी पहली प्रायोरिटीज़ होती है, जो थोड़ा सा चूँकि थोड़ा सा महंगा भी होता है ना, तो इसकी जो पहली हमारी प्रायोरिटीज़ होती है वो ये होती है कि हम कॉटन का इस्तेमाल करें। क्योंकि कॉटन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और बेसिकली एयर बहुत अच्छी तरह से पास करता है। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पोर्स दिखाई देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये बस यही है कि कॉटन जो होता है वो बहुत ही महीन और बहुत ही मुलायम होता है और ये जो चीज़ होती है, इसके बने हुए कपड़े जो होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ कॉटन की, तो इसका इतिहास दरअसल काफ़ी पुराना है। तकरीबन 7,000 ईयर के आसपास का इनका इतिहास जो है वो है। ठीक है, तो हम एक बार टिक कर देते हैं सारी चीज़ों को। बेसिकली इनकी जो फैमिली होती है वो मॉलवेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। कल्टीवेशन इनका जो है वो तकरीबन 7,000 साल पहले से किया जा रहा है मैक्सिको के अंदर, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। ब्रिटिश ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था इंडिया के अंदर। रफली तकरीबन 43 स्पेसीज़ जो इनकी हैं, 43 स्पेसीज़ जो हैं वो कॉटन की हैं रफली, जिनका इस्तेमाल हम उतना इस लार्ज स्केल पे नहीं करते हैं। लार्ज स्केल पे हम केवल
4 ही ऐसी स्पेसीज हैं जिसका इस्तेमाल कॉटन में करते हैं। आगे जाकर के हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। कॉटन ग्रो इन ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ एशिया। ये बेसिकली थोड़ा सा हल्का ह्यूमिड और गर्म रीजन, वार्म रीजन या फिर ट्रॉपिकल रीजन को ही ज़्यादा प्रीफर ये करते हैं। अगर हम बात करें तो ये सब ट्रॉपिकल पार्ट एशिया के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के ऐसे पार्ट जो थोड़े से समुद्र के किनारे हों, जहाँ पे थोड़ा मानसून भी आता रहे, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी रहे, उस जगह पे भाई इनकी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। जबकि इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी हमें मैक्सिको में देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारी जंगली वेराइटीज़ हैं कॉटन की, बहुत सारी अदर वेराइटीज़ हैं कॉटन की। तो मैक्सिको हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें बेसिकली कॉटन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है उसकी अदर स्पेसीज़ को लेकर बात करें तो। ईच ईयर, हर साल तकरीबन 25 मिलियन टन कॉटन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है 70 कंट्री के अंदर, जहाँ पे अगर हम बात करें कि इसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो तकरीबन $12 मिलियन है। 12 मिलियन मतलब $12 मिलियन के आसपास में इनकी इंटरनेशनल कॉटन ट्रेड है, जो कि तकरीबन $12 मिलियन का बिजनेस करती है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो कॉटन के मैन्युफैक्चरर की सबसे बड़ी कंट्री के रूप में सामने आता है। द फाइबर इज ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज। अगर हम बात करें कॉटन की तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो हमारा कॉटन होता है वो बेसिकली सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो आप सबसे पहली चीज, चाइना जो होता है वो ग्रेटेस्ट मैन्युफैक्चरर होता है कॉटन का, इंडिया जो होता है वो ग्रेटेस्ट मैन्युफैक्चरर होता है जूट का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखते हैं। सेकेंड जो लार्जेस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया भी उसी लिस्ट में आती है। द लार्जेस्ट प्रोसीडर्स या प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन करेंटली आर चाइना एंड इंडिया। तो आपको अब समझ में आया होगा कि आखिर जो आपका गॉसिपियम है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आइए जानते हैं इनकी जो 4 स्पेसीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है। इनकी 4 स्पेसीज हैं, गॉसिपियम हिर्सुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंस, गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम। ये इनकी स्पेशल 4 स्पेसीज हैं जो वर्ल्ड वाइड ग्रो कराई जाती हैं, जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम बात करें गॉसिपियम हिर्सुटम की तो अपलैंड कॉटन होता है, नेटिव टू सेंटर अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन और साउदर्न फ्लोरिडा में पाया जाता है। कैरिबियन थोड़ा सा ह्यूमिड होता है, इसलिए इनके अंदर हमें अच्छा खासा कॉटन देखने को मिलता है। तकरीबन 90% वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है वो गॉसिपियम हिर्सुटम का होता है। गॉसिपियम बार्बाडेंस की बात करें तो नोन एज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल नेटिव ट्रॉपिकल जगह पे ये पाए जाते हैं। बेसिकली ये साउथ अमेरिका में भी देखने को हमें मिलते हैं। 8% तकरीबन वर्ल्ड प्रोडक्शन ये करते हैं। किसका होता है? गॉसिपियम बार्बाडेंस का होता है। वहीं पे अगर हम बात करें गॉसिपियम आर्बोरियम की तो ट्री कॉटन होता है। अगर हम बात करें नेटिव टू इंडिया और पाकिस्तान में ये हमें देखने को मिलता है और तकरीबन 2% से भी कम इनकी जो है वो हमें खेती वगैरह या फिर प्रोडक्शंस वगैरह देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें गॉसिपियम हर्बेसियम की तो इनकी भी 2% से काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिलती है और इनकी जो मेन ओरिजिन कंट्री है वो है साउदर्न अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिसुला। ये वो कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली गॉसिपियम हर्बेसियम को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट हमारे स्पेसीज हैं, जीनस हैं और स्पेसीज हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें इंडिया की अगर हम बात करें तो गॉसिपियम आर्बोरियम ये इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का वो होता है गॉसिपियम हिर्सुटम का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको अंडरलाइन कर लेना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन सा कम और कौन सा इंडिया के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं कल्टीवेशन के लिए कि इनके लिए कौन सा टेम्परेचर प्रेशर ज़रूरी होता है, तो भाई इनको हल्की सी अच्छी खासी धूप पसंद है और मॉडरेट रेनफॉल, मतलब कि अच्छी खासी रेनफॉल मॉडरेट अमाउंट में हो, तकरीबन 600 से 1200 mm के बीच का रेनफॉल हो, तो वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, काफ़ी ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर बात करें इंडिया में इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो तकरीबन 26 से 63% जो आपकी गॉसिपियम है वो मिलती है। गुजरात में 17 से 17.96%, 96%,
आंध्र प्रदेश में 13.75% हमें देखने को मिलता है गॉसिपियम। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो ये एक लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में माना जाता है। तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आपको कितने % कॉटन जो है वो देखने को प्रोडक्शंस में देखने को मिलते हैं। दिस स्टेट हैव प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि इस कंडीशंस में, इस रीजन में हमें ह्यूमिडिटी और ट्रॉपिकल दोनों तरह के इन्वायरमेंट प्रॉपर मिल जाते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश जो है वो एक लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट के रूप में जाना जाता है। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से ध्यान दे देंगे। अब अगर हम कॉटन की बात करें और जीएमओ का इस्तेमाल ना करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि हमारा एक चीज आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जिसको हम लोग जीएम के नाम से भी जानते हैं या फिर जीएमसी के भी नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कॉटन था, बात ऐसी थी कि थोड़ा सा बात कर ही लेते इसके बारे में। देखिए क्या था कि जो आपका गॉसिपियम था पुराने समय में, क्या होता था कि 2002 के पहले के बाद के आसपास की बात है कि मैक्सिमम जो हमारा कॉटन होता था वो खराब हो जाता था कीड़ों के कारण। किसके कारण? कीड़ों के कारण। तो जिससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो मात्र 50,000 हेक्टेयर के ही आसपास होता था। बट उसके बाद क्या हुआ कि उनके जीन में और जीनोमिक चेंजेस किए गए, एक बैक्टीरिया को यूज़ में लाया गया और उस बैक्टीरिया को यूज़ में ला करके हमने क्या किया कि प्लांट के अंदर एक ऐसे जीन को डेवलप कराया जो कि जिसको कीड़े खाते ही उसको क्या हो जाते थे, उस प्लांट को खाते ही कीड़े क्या हो जाते थे, डेड हो जाते थे। कहने का मेरे मतलब ये है कि हमने एक ऐसी प्लांट बना दी जो कि था डिजीज रेजिस्टेंट, जिसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट जो था वो अटैक नहीं करने वाला था, जिससे हमारी जो ग्रोथ है कॉटन की वो 2002 से 2011 के बीच में तकरीबन 10.6 मिलियन हेक्टेयर्स हो गई। जो पहले 50,000 मिलियन हेक्टेयर था वो अब 10.6 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस जेनेटिकल मॉडिफाइड कॉटन ने क्या किया कि इसने ईल्डिंग को बढ़ा दिया, क्योंकि ये एक डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज थी और इसने जो है इंसेक्ट से होने वाली हानि को बिल्कुल से खत्म कर दिया, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा हमें मिलना शुरू हो गया। साथ में ये जो हमारी हम इसमें देखिए, कपास एक ऐसी चीज़ है, आप उसमें पेस्टिसाइड कैसे यूज़ कर सकते हो? नहीं यूज़ कर सकते हो ना, उसकी ईल्डिंग घट जाएगी। इसीलिए हमें उसको जेनेटिकली सही करना था और हमने सही किया और उसका परिणाम 10.6 मिलियन हेक्टेयर देखने को ही बनता है। द जीएम कॉटन वॉज ग्रोन ऑन 88% ऑफ कॉटन एरिया। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जितने एरिया में आपके कॉटन उगाए जाते हैं, आज उसमें से 88% एरिया में जेनेटिकल मॉडिफाइड कॉटन ही उगाए जाते हैं। जीएम कॉटन अराउंड द वर्ल्ड अबाउट 62%। अगर हम बात करें जीएम कॉटन की तो पूरे वर्ल्ड में 62% जो हैं वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब जीएम कॉटन ग्रोन फॉर 1996 to 2011 वॉज इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तकरीबन जो 62% जो जीएम कॉटन यूज में लाए जाते हैं वो आज 2011 से उसमें 62% इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं, 24% स्टॉक प्रोडक्ट होते हैं बढ़ाने के लिए, यील्डिंग को बढ़ाने के लिए, और 40% जो होते हैं वो हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो जीएम को खास बनाती हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को काफ़ी ज़्यादा खास बनाती है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकें। यूजेस की बात करें तो भाई देखो, आप सभी को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे यूजेस हैं। आप बस जहाँ पे भी क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हो, आप बस ध्यान रख दो कि वही कॉटन का इस्तेमाल है। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हमने ले रखे हैं जो शायद आप सभी की मदद करेंगे। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फिशिंग नेट, कॉफ़ी फिल्टर्स को बनाने में, एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चर करने में, कॉटन पेपर बनाने में और बुक बाइंडिंग में। ये वो इस्तेमाल है जिसके अंदर हम लोग कॉटन का इस्तेमाल करते हैं और आप सभी इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो ये था हमारा पहला फाइबर। बात करते हैं अपने दूसरे फाइबर की तरफ। तो दूसरा फाइबर है जूट। जूट जो है जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। ये फाइबर बेसिकली रस्सियाँ और आपके मैट्स वगैरह या फिर आप बोल सकते हैं कि बोरे वगैरह बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लाए जाते हैं। ये बहुत ही चीप होते हैं, कम प्राइस के होते हैं और ये जिस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं वो प्लांट न केवल फाइबर प्रोड्यूस करता है बल्कि वो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसको हम लोग चाय की तरह यूज़ कर सकते हैं।
इस प्लांट के फ्रूट्स को जो है हम वेजिटेबल्स की तरह यूज कर सकते हैं। यंग फ्रूट्स को और लीव्स को हम वेजिटेबल की तरह भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, और साथ में इनके सीड को भी खाया जाता है। जूट जो होता है वो लॉन्ग होता है, साइनी वेजिटेबल होता है, और इससे जो है हमें कहते हैं साइनी वेजिटेबल्स फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और इससे हमें बहुत ही लंबे लंबे थ्रेड्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट इन जीनस कॉर्कोरस। अगर हम बात करें गोल्डन फाइबर या जूट की, तो ये एक प्लांट से निकाला जाता है जिसका नाम है कॉर्कोरस, और उसकी स्पेसीज है, दो स्पेसीज बेसिकली होती हैं। एक स्पेसीज होती है कॉर्कोरस ओलिटोरियस और एक स्पेसीज होती है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉर्कोरस ओलिटोरियस को हम लोग बेसिकली वाइट या फिर टोसा जूट के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कॉर्कोरस कैप्सुलरिस को, तो उसको हम लोग वाइट जूट के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। कॉर्कोरस ओलिटोरियस टोसा जूट, वहीं पे कॉर्कोरस कैप्सुलरिस वाइट जूट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी फैमिली को लेकर के, तो भाई इनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा चक्कर था। टिलियेसी, अगेन देन इट्स कन्वर्टेड इनटू मालवेसी एंड देन स्पर्मैनियेसी। ये आपके इतनी फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहरहाल इनकी जो कैटेगरीज है वो है स्पर्मैनियेसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब भी आप बताइए स्पर्मैनियेसी फैमिली अगर ऑप्शन में है तो आप उसको भी टिक करेंगे। मोल्वेसी है और स्पर्मेसी नहीं है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ये आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। कार्कोरस कैप्सुलरिस जो होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है हमारे जूट प्रोडक्शंस का। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे नाउ दिस टाइम, इस समय, ठीक है। तो ये थी जूट के नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें इनके कल्टीवेशन की, तो भाई ये सबसे अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चीपेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? चीपेस्ट होते हैं, ईजिली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। मतलब अगर आप इनका इस्तेमाल कहीं पे करते हो तो एक बार करोगे, काफ़ी टाइम तक आपको इनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो बोरे बनाए जाते हैं वो कई साल तक यूं ही चलते रहते हैं। इनका जो प्लांट मटेरियल है वो बेसिकली लिग्निन और सेलुलोज होता है। जैसे कि गॉसिपियम का केवल सेलुलोज होता था, इनमें हमें लिग्निन भी देखने को मिलता है जो इन्हें काफ़ी स्ट्रेंथ फुल बनाता है। अगर हम बात करें इट फॉल्स इनटू बास्ट फाइबर कैटेगरीज, इनको हम लोग बेसिकली बास्ट फाइबर कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। जो बास्ट फाइबर होता है, जो फाइबर होता है, मतलब ये जो फाइबर कलेक्ट किए जाते हैं ये बेसिकली बास्ट से कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इनके फाइबर बेसिकली बास्ट से कलेक्ट किए जाते हैं। द फ्लोएम ऑफ द प्लांट समटाइम्स कॉल्ड द स्किन, और इस बास्ट को हम लोग बेसिकली जो छाल वगैरह होते हैं इसको हम लोग बेसिकली स्किन्स वगैरह का भी नाम देते हैं। तो इनसे ही जो है वो रेशे हमें प्रोड्यूस होते हैं। द इंडस्ट्रियल टर्म ऑफ जूट फाइबर इज रॉ जूट। जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं जूट वो बेसिकली हमारे रॉ जूट्स होते हैं। और ये जो जूट होते हैं, जूट का कलर आपका वाइट भी हो सकता है और आपका ब्राउन भी हो सकता है। तो जब आप बहुत ही ब्यूटीफुल से बैग देखते हो, बेसिकली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपको हमेशा वाइट कलर के बैग्स देखने को मिलेंगे जो जूट के बने हुए होते हैं। मेरे पास भी हैं कुछ, तो वो वाइट जूट से बने होते हैं। उनकी प्राइस काफ़ी अच्छी खासी होती है। जो कर्टन बनाए जाते हैं जूट के, आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा कर्टन बनाए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत मजबूत कर्टन होते हैं उनके। वो कर्टन जो है बेसिकली अच्छे जूट से बनाए जाते हैं। बट अगर हम बात करें रॉ जूट्स की, तो बेसिकली जो आपके बोरे वगैरह बनाए जाते हैं रखने के लिए, वो बेसिकली रॉ जूट से बनाए जाते हैं और वो हमें ब्राउन कलर्स के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें जिसको आप सुतली कहते हैं, सुतली या सुतरी कहते होंगे बहुत सारे लोग, तो वो भी इसी जूट से बनाया जाता है। द सुटेबल क्लाइमेट, इनके ग्रोथ के लिए जो सुटेबल क्लाइमेट होता है वो होता है वार्म और वेट होना चाहिए, बिल्कुल हमारे गॉसिपियम जैसे ही होना चाहिए। मानसून क्लाइमेट को भाई एक थोड़ा सा पसंद करते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर 20 से 40 डिग्री के बीच में मिला तो मस्त ग्रो करते हैं ये। ह्यूमिडिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तकरीबन 70 से 80%। तो जितने भी फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं उसमें आप एक चीज़ कॉमन रखिएगा कि धूप भी अच्छी चाहते हैं,
और साथ में आपके टेम्परेचर भी कम चाहते हैं, ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं चाहिए, कोल्ड नहीं होना चाहिए, बस वार्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, और ह्यूमिडिटी ढंग की होनी चाहिए। तो ये है इनका जूट का चीज़। अगर हम बात करें तो इसके मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, असम इनकी जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश जो है ये मेन कंट्रीज हैं जो कि जूट के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा जूट का उत्पादन करती है, बट उसकी पॉपुलेशन इतनी अच्छी नहीं होने के कारण, उसमें एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी ना होने के कारण इंडिया अक्सर उससे जूट ले लेता है। तो इंडिया जो है वो लार्ज प्रोड्यूसर भी जूट का माना जाता है। हाउएवर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इंपोर्ट सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ जूट फाइबर एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश। और साथ में इंडिया जो है न केवल प्रोड्यूस करता है बल्कि बांग्लादेश से और जूट ले भी लेता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, चीपनेस होता है, सॉफ्ट होता है, लेंथ होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ब्राउन पेपर बैग्स वगैरह बनाने में, स्टोर राइस बनाने में, राइस को स्टोर करने के लिए जो बैग्स बनाए जाते हैं उसमें, और साथ में इनका दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है वेजिटेबल फाइबर्स के रूप में। और चूंकि इस कॉटन की बहुत वर्सिटैलिटी है, अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर माना जाता है, वेजिटेबल फाइबर माना जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि इनकी जो वर्सैटिलिटी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जूट इज़ यूज्ड चीफली टू मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन्स को भी रैपिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है, जिसमें उनको रैप किया जाता है। एंड मेक सैक्स एंड कोर्स क्लॉथ्स, और बाकी आपने कभी खादी का इस्तेमाल किया होगा तो, और बाकी अदर जो क्लॉथ्स हैं जो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ जो क्लॉथ्स बनते हैं उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कर्टेन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें तो इनके और भी कुछ बाई प्रोडक्ट्स इस प्लांट के यूज़ में लिए जाते हैं, जिसको हम लोग इस प्लांट का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बनाने में, मेडिसिनल बनाने में, मेडिसिन्स बनाने में, पेंट बनाने में और अदर प्रोडक्ट्स बनाने में भी हम इस प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी कहानी जूट की, जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। अगर हम तीसरे फाइबर की बात करें तो आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और भाई ये है हमारे साउथ इंडिया का सबसे फेमस प्लांट जिसका नाम है कोकोनट। कोकोनट जो प्लांट होता है, बेसिकली इसका नाम सुनते ही साउथ इंडिया की एक झलक सी सामने आती है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोकोनट जो होता है हमारा, ये भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हायर रेनफॉल, सैंडी सॉयल पसंद करते हैं, और ये सभी चीज़ इनको साउथ इंडियन रीजन में या फिर मेघालय पौंडुचेरी के रीजन में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कोकोनट जो होता है उसका जो बोटेनिकल नाम होता है वो होता है कॉकस न्यूसीफेरा। नारियल के नाम से हम इसको जानते हैं। जनरली फैमिली एरेकेसी को ये बिलोंग करता है। अगर हम बात करें तो इनके जो पूरे प्लांट होते हैं, इट्स अ एंटायर कोकोनट पाम। जो कोकोनट होता है उसको हमने केवल और केवल इंटायर कोकोनट पाम के कारण इसको कोकोनट कहते हैं, जबकि इनका जो फ्रूट होता है वो ड्रूप होता है, वो नट नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसी कारण सोचते हैं कि ये नट होता है, ये अखरोट जैसा होता है, बट ऐसा नहीं है, ये ड्रूप होता है। ड्रूप फूल की खासियत, ड्रूप फ्रूट्स की खासियत होती है कि भाई वो ऊपर इसके फाइबर्स वगैरह या रेशे वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये ड्रूप होता है, ये कोई नट नहीं होता है। तो इसको केवल कोकोनट ऐसा कहते हैं क्योंकि ये प्लांट देखने में, मतलब ये जो फ्रूट्स देखने में होते हैं वो तो इनके नट जैसे लटके हुए होते हैं, इसलिए हम इनको नट कह रहे हैं, बट दरअसल ऐसा नहीं है। ये जो फ्रूट्स होते हैं वो बेसिकली ड्रूप होते हैं। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी तकरीबन 150 स्पेसीज पाई जाती है कोकोनट्स की। मुझे तो देखने में सब सेम ही लगते हैं, एंड दैट कैन बी फाउंड इन 80 डिफरेंट कंट्रीज। और ये 150 स्पेसीज अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। कोकोनट ट्री जो होते हैं वो ग्रो ओनली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये बेसिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें कि द प्लांट लीव सैंडी सॉयल, रिक्वायर्ड सनलाइट चाहिए और रेगुलर रेनफॉल चाहिए भाई इनको। तो इनकी बड़ी ऐसो आराम है, इसीलिए आपको हर घर के सामने तो नहीं दिखने वाले, क्योंकि भाई साहब इनको चाहिए ना प्रॉपर इज्जत। कैसी प्रॉपर इज्जत? सैंडी सॉयल चाहिए भाई, बलुई मिट्टी चाहिए, ठीक है, सनलाइट ठीक ठाक चाहिए, और भैया बारिश भी चाहिए। तो ऐसी जगह तो भाई एक ही जगह होती है जहाँ पे मॉनसून्स वगैरह अच्छा आता हो, एक वो जगह हो सकती है।
और एक आपकी इधर वाली जगह अरुणाचल प्रदेश असम तरफ वाली जगह, वो इनके लिए बहुत अच्छी है। बट थोड़ी सी वहाँ पे जो सॉयल है ना वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, अदरवाइज सब कुछ सही है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो भैया ये लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते, मतलब कि ये सर्वाइविंग नेचर इनमें बहुत ही कम होता है। ये उगेंगे तो पूरी ठाट बाट के साथ में, अदरवाइज काम नहीं चलाने वाले ये, ठीक है। ये काम चलाऊ नई जगह पे नहीं उगते हैं। अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो कोकोनट फ्रूट जो होता है वो बहुत ही हाइजीनिक होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और फैट्स देखने को आपको मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आप सभी को जो है कोकोनट फ्रूट्स जो हैं वो खाने चाहिए। और आप सभी को पता है इसके फ्रूट्स का एक काम नहीं है, इसके गरी के जो बुरादे बनाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के साथ जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं, खीर सेवई हर जगह पे जो हम इनको इस्तेमाल में लाते हैं, पान में इस्तेमाल में लाते हैं, हर जगह पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट ऑयल ना केवल बालों के लिए, लोग इनको स्किन के लिए, हाथ पैर हर जगह के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। और बड़े बड़े जो भी हमारे जिम्नास्ट होते हैं वो भी इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं मोबिलिटी के लिए। कोकोनट वाटर अमेजिंग। कोरोना वायरस के टाइम पे बोला जाता था कि कोकोनट वायरस बोल दिया, कोकोनट वाटर। ये जो कोकोनट वाटर है ये बेसिकली जो है यूज़ में आता है आपकी इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें इसके आउटर कवरिंग की कोकोनट के, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली फाइबर के बनाने के काम में आ जाता है। तो ये है कोकोनट के कुछ इंपॉर्टेंस, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है भैया। इन आम की आम गुठलियों के दाम। इनकी पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग बकेट वगैरह बनाने में करते हैं। फूल का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिनल वैल्यू में भी कर देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कोकोनट हस्क की तो रस्सियां वगैरह बनाने में, बेड वगैरह वो फाइबर बेड वगैरह बनाने में, ब्रिक्स बेड फाइबर ब्रिक्स बनाने में, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर हम बात करें तो इसके पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रेट होती हैं, तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है कोकोनट के बारे में जो कि आपको देखने को मिला इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। यहाँ पे देखिए कोकोनट हस्क का इस्तेमाल हम लोग क्या बनाने में कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने का काम करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में बहुत यूज़ में आता है ये, ठीक है। जिनसे कि क्या होता है कि जैसे ज़मीन वगैरह जो बनती है या फिर जो मकान वगैरह बनते हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो ब्लॉक्स जो बनाए जाते हैं रखने के लिए, ठीक है, जैसे कालीन वगैरह होता है वो, और फाइबर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिनसे रस्सियाँ वगैरह बनाई ही जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके कल्टीवेशन की तो भाई देखो ये बहुत ही अलग जगह पे उगते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार येलो कलर का ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनके कल्टीवेशन और यूजेस की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई ये जो होते हैं बेसिकली ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं। लो एनुअल प्रेसिपिटेशन सच एज कराची, पाकिस्तान रिसीव ओनली 250 mm, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे बारिश बहुत कम हो, लो एनुअल प्रेसिपिटेशन हो बट ह्यूमिडिटी ठीक ठाक हो, तो भी ये वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि इनको वाटर से नहीं, इनको ह्यूमिडिटी से मतलब है। क्योंकि जहाँ पे बारिश वगैरह ठीक ठाक होती वहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी होती है, बट पाकिस्तान और कराची में ह्यूमिडिटी अच्छी होने के कारण ये वहाँ ग्रो कर जाते हैं कम रेनफॉल में भी। अगर हम बात करें तो इनको वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है। कोकोनट पाम जो होता है उसको वार्म कंडीशन में वो बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है, और कोल्ड को वो थोड़ा सा भाई पसंद नहीं करता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रोडक्शन की तो ट्रॉपिकल एरियाज में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एशिया में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की कंट्रीज़ के अंदर तो भैया इसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार में ये हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली समुद्र का जो किनारा होता है ना, वो जितने भी एरिया के बारे में अभी आपने पढ़ा, ये सभी अप्रॉक्स जो हैं वो ओशन के आसपास में हैं, सी के आसपास में हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पे कोकोनट देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर आप बात करेंगे कैरिबियन कंट्रीज़ की तरफ जाइए, वेस्ट इंडीज़ की तरफ जाइए, तो वहाँ पे कोकोनट बहुत देखने को मिलते हैं। और शायद उनके जो फ्लैग है उसमें भी वो देखने को मिलते हैं। तो 4 साउदर्न स्टेट हैं
जो कि हमें 92% कोकोनट देते हैं। साउथ इंडिया, 4 ऐसी साउथ इंडियन स्टेट है जो हमें तकरीबन 92% कोकोनट देते हैं भाई। वो हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन देखने को मिलता है वो केरला में देखने को मिलता है, तकरीबन 45 से 45.22%, तमिलनाडु से 25.56% और कर्नाटक में तकरीबन 10.85%, आंध्र प्रदेश से 8.93%। ये वो जगह हैं जहां से तकरीबन 92% आपके कोकोनट देखने को मिलते हैं। बाकी गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा तकरीबन ये सब मिला करके 8.44% ही देखने को मिलते हैं। तो ये हैं हमारे ऐसी कंट्रीज जहां पे होती हैं कल्टीवेशन। इसी से हमें मिलता है एक कोयर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉयर, जो कि हस्क ऑफ कोकोनट से मिलता है। और ये जो होता है कॉयर, इसका इस्तेमाल बेसिकली रोप्स, मैट्स, डोर मैट्स, ब्रशेस, सैक्स, कॉकलिंग, बोट और स्टफिंग फाइबर ऑफ मैट्रेस बनाने में किया जाता है। इनका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग हॉर्टिकल्चर के कंपोस्ट बनाने में भी करते हैं। बाकी ये आपके सामने यूजेस लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाला वीडियो बेवरेजेस का रहेगा। और बाकी अदर भी मेडिसिनल प्लांट अदर भी इकोनॉमिकल प्लांट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, एंड बाय बाय।